नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। यहां पर सबसे पहले बात हम छठ पूजा की करेंगे, क्योंकि इसको लेकर आप देख रहे हैं दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। तो अगर जो लोग दिल्ली में छठ पूजा मना रहे हैं तो उनके सामने वो एक बड़ी समस्या है, और जो लोग घर जाना चाहते हैं छठ पूजा पर उनके सामने क्या समस्या है वो भी आप देखिए। छठ पूजा से पहले हर साल की तरह इस साल भी यूपी और बिहार की ट्रेनें खचाखच भरी हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है और बिहार और पूर्वी यूपी की फ्लाइट की टिकटों के दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। 27 साल के ऋषि श्रीवास्तव दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के काउंटर से दरभंगा का टिकट लेकर निकले हैं। अमूमन दिल्ली से दरभंगा का टिकट 4000 से 5000 का होता है, लेकिन आज की एक टिकट के लिए ऋषि को 17,000 रुपए देने पड़े हैं। छठ पूजा पर घर पहुंचना है तो किसी तरह टिकट खरीदा है। हर एक मिनट पे 11,000 से 17,000 का 5,000 का डिफरेंस था। अब मेरे पास प्रूफ 86,000 6 लोगों का मैंने पे किया। जिन्हें ना ट्रेन में टिकट मिली और ना बस में, वो मजबूरी में उधार लेकर किसी तरह त्योहार पर बिहार पहुंचने के लिए 17 से 20,000 की हवाई टिकट खरीद रहे हैं। 1 लाख रुपए मतलब कितनी, और मतलब ट्रेन में तो टिकट मिली नहीं होगी। ट्रेन में तो नहीं मिली है टिकट, इसीलिए स्पेशल वगैरह सभी देख लिया, कहीं नहीं मिला तो हमने इससे जाना शुरू किया। त्योहार में घर पहुंचने थे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के जो लोग सुन रहे हैं आपको? जो इस तरह का रेट का जो है, हम लोग का नहीं रहते हुए भी दूसरे तीसरे से पैसे लेकर ही हमने टिकट बनवाया है, क्योंकि जाना जरूरी है। फर्स्ट पर्व महत्वपूर्ण है। छठ पूजा के दौरान पटना, गया, दरभंगा, बनारस जाने वाली उड़ानों का किराया 3 से 4 गुना बढ़ा है। 28 तारीख को दिल्ली से गया की टिकट 16,000 की, दिल्ली से दरभंगा की टिकट 18,000 रुपए की, दिल्ली से पटना की टिकट 17,800 रुपए की, दिल्ली से वाराणसी की टिकट 17,000 रुपए की है। 29 तारीख को दिल्ली से दरभंगा की टिकट 13,000, दिल्ली से गया की 10,000, दिल्ली से पटना की 10,000 और दिल्ली से वाराणसी की टिकट 9,000 रुपए है। आम दिनों में ये किराया अधिकतम 5,000 रुपए होता है। डायनेमिक फेयर्स हैं, यानी जितनी मांग होगी उतना ज्यादा फ्लाइट्स का किराया होगा, तो कैसे घर जाएंगे? तो सरकार को कुछ करना चाहिए, इस डायनेमिक फेयर पर कैपिंग करनी चाहिए ताकि लोग खुशी से अपने घर जाएं। ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं, जहां ट्रेनों में सीट तो सपना है, खड़े होने की भी जगह नहीं। और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए भी फ्लाइट की टिकट लेना महंगी खीर साबित हो रहा है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आप देखिए, दिल्ली में जो मुद्दा बना हुआ है वो यमुना को लेकर है। दिल्ली में छठ और यमुना में प्रदूषण पर हो रही राजनीति के बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक अधिकारी से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में, और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर दिल्ली सरकार के अधिकारी से अभद्र व्यवहार करते हुए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। दरअसल बीजेपी यमुना में छठ के दौरान झाग और झागों को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रहे केमिकल का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि झाग हटाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानलेवा है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर संजय शर्मा के मुताबिक छिड़का जा रहा केमिकल यूएसएफडीए से अप्रूव है। बस इसी को लेकर प्रवेश वर्मा ऐसा आचरण करने लगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारी कर रही है और बीजेपी नेता काम रोक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कई मौकों पर किस तरह से, चाहे वो जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हो, किस भाषा में बात करते हैं वो छुपी बात नहीं है। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल। बाद में प्रवेश वर्मा ने अपने ऐसे आचरण पर सफाई दी है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा,
उन्होंने कहा पानी साफ है, इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए। प्रवेश वर्मा 2 बार से पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को समझना होगा कि जनहित के मुद्दे उठाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक जनप्रतिनिधि की तरह से आचरण करना। असली मुद्दा यमुना की सफाई का है, लेकिन जब आप इस तरह का आचरण करते हैं, इस तरह का व्यवहार एक अफसर के साथ करते हैं, तो मुद्दा यमुना की सफाई से भटककर उस सफाई पर चला जाता है जो इस तरह का आचरण करने के बाद एक जनप्रतिनिधि को देनी पड़ती है। बस इतना ही कहना है कि लड़ाई राजनीतिक है, इसको राजनीति की रखें। एक अफसर के साथ इस तरह का आचरण करके, इस तरह का व्यवहार करके कुछ हासिल नहीं हो पाता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के कई मंत्री और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पहले गुजरात की सीमा से सटे जिले और बाद में दूसरे प्रमुख कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजा जाएगा। कुछ नेताओं और मंत्रियों ने तो वहां अपना जिम्मा संभाल भी लिया है। हाल में बनासकांठा के अंबाजी में आदिवासी यात्रा के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने हिस्सा लिया। नरोत्तम अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश से गुजरात में चुनाव प्रबंधन के लिए 2 टीमें बनी हैं। पहले चरण में चुनाव प्रबंधन के लिए 90 नेताओं को भेजा जा चुका है। इतनी ही संख्या में दूसरे चरण में भी नेताओं को भेजा जाएगा। 8 मंत्री भी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नरोत्तम मिश्र, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगाम, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा और अरविंद सिंह भदौरिया शामिल हैं। पहले चरण में इनके जिम्मे 7 जिलों की 37 विधानसभा सीट होगी। दूसरे चरण में 40 से ज्यादा सीटों पर मध्य प्रदेश के नेताओं को भेजा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लोकतंत्र के होने वाले चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी। उनका आभार। 2023 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में कई राज्यों में चुनावी रणनीति संभाल चुके ये दिग्गज अगर सफल होते हैं तो रिपोर्ट कार्ड में इनके नंबर भी बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी गुजरात की कई आदिवासी बहुल सीटें हैं। मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं की वहां पर रिश्तेदारी भी है। ऐसे में मध्य जोन यानी गांधीनगर से लेकर दाहोद तक मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं को अपना रणनीतिक कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब महाराष्ट्र के लिए चलते हैं आपको। महाराष्ट्र में दरअसल इस 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर जो है सियासत गरमाई हुई है। यहां पर वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के बाद अब टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया है और महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार यहां पर आरोप लगा रही है कि इस तरह अब तक 4 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो चुके हैं, यानी लाखों नौकरियां राज्य से निकलकर गुजरात चली गई हैं। और इस मुद्दे को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ विपक्ष बेहद आक्रामक यहां पर हो गया है। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार को 1.5 महीने में ही दूसरा झटका लगा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए वाले वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के बाद 21,900 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात की झोली में जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से गुजरात में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए इसे झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत ने सितंबर में बयान दिया था कि भले ही वेदांत प्रोजेक्ट राज्य के हाथ से निकल गया हो, लेकिन टाटा एयरबस प्रोजेक्ट नागपुर में स्थापित होगा। अब सफाई दे रहे हैं। ये सब गलत है, ये सिर्फ राजनीति है। 21 सितंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट जो एयरबस का था उसका एमओयू हुआ था डिफेंस और एयरबस के साथ में। तभी तय हुआ था कि ये महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट नहीं आएगा। जो कैबिनेट सब मीटिंग रहती है जो महीने में एक बार होनी चाहिए, वो 14 महीने नहीं हुई। पिछले महीने वेदांत फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया था। पुरानी सरकार के मुताबिक इसे पुणे में लगाया जाना था और बातचीत अंतिम चरण में थी। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे शिंदे फडणवीस पर जमकर बरसे। क्या राज्य सरकार जवाब देगी कि ये परियोजनाएं क्यों बाहर जा रही हैं? ये चौथी परियोजना है जो राज्य में राजद्रोही सरकार के सत्ता में आने के बाद से महाराष्ट्र से दूर हो गई है।
उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार महामारी के दौरान भी राज्य में निवेश लाने में कामयाब रही थी, लेकिन ये सरकार ऐसा करने में विफल रही है। सीएम शिंदे नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो वहां अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्लांट में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 21,900 करोड़ का है। इस परियोजना के तहत पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। विमान का इस्तेमाल सिविल कामों उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। समझौते के तहत एयरबस 4 साल के भीतर स्पेन में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से 16 विमानों की आपूर्ति करेगी। इसके बाद 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। एयरक्राफ्ट में 96% स्वदेशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे। इसके लिए टाटा की अगुवाई में वडोदरा में प्लांट लग रहा है। एयरफोर्स को 56 ऐसे एयरक्राफ्ट देने के लिए टाटा ने एयरबस डिफेंस एंड प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाया है। ऐसा पहली बार है जब यूरोप से बाहर ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये विमान पुराने पड़ चुके एवरो विमान की जगह लेंगे। वायुसेना के लिए बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 का प्लांट आखिर गुजरात में क्यों लगाया जा रहा है? क्या इसकी वजह गुजरात में जल्द होने वाला विधानसभा चुनाव है? जब यही सवाल एनडीटीवी इंडिया ने रक्षा सचिव अजय कुमार से पूछा तो वो सीधे जवाब देने से बचे। उन्होंने कहा कि इसका गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, पर महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य के लिए इसे बड़ा झटका बताते हुए केंद्र और राज्य की शिंदे सरकार पर हमलावर है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश की बढ़ती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में महंगाई बढ़ने के कारणों की विस्तार से समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भारत सरकार को सौंपेंगे। लेकिन मंडी में तुरई, पालक से लेकर टमाटर जैसी सब्जियां ऊंचे रेट पर बिक रही हैं। दिल्ली की ओखला मंडी में सब्जी विक्रेता परेशान हैं, क्योंकि सब्जियां महंगी होने से उनकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। पालक का क्या रेट चल रहा है? पालक 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो हो गया? हाँ जी। क्यों महंगा हो गया? महंगा बारिश की वजह से। बारिश हो गई, इसे माल कम आया, माल मर गया। पहले कितना था? 2 दिन पहले 60-70 रहा। और महंगा था? हाँ जी। रजा, ये तोरी क्यों महंगी हुई? सर अभी इस टाइम फसल कम है और अभी नई फसल आने में थोड़ा टाइम है, इस वजह से अभी थोड़ी महंगी रहेगी। 20 रुपए किलो। ओके, तो अभी क्या रेट है तोरी का? अभी इस टाइम 60 रुपए किलो चल रही है सर। 60 रुपए किलो जी। और कुछ दिन पहले और महंगी थी? 80-100 रुपए किलो का रेट था। राकेश कहते हैं टमाटर महंगा होने से उसकी बिक्री घट गई है। ओखला मंडी में सब्जी खरीदने आए ग्राहक भी परेशान हैं। सब्जियां ऊंची कीमत पर बिक रही हैं, उनका किचन का बजट बिगड़ गया है। टमाटर का रेट 50 रुपए। 50 रुपए किलो? हाँ जी। और कुछ दिन पहले कितना था? कुछ दिन पहले 60-70 रुपए चल रहा था। ट्रांसपोर्ट का दिसाबरी जो सौदा होता है, जो बेंगलोर से माल आ रहा है, उसका रेंट किराया भी ज़्यादा होता है। अब जो लोकल अपने जमुना के आसपास का होता है वो माल आता है तो उसका रेंट भी कम होता है, इसलिए महंगाई हो जाती है। दूर से आता माल, अब देखो डीजल पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं तो माल का तो एकदम रेट बढ़ना ही है। 15-20 दिन पहले 400 रुपए किलो धनिया बिका है यहीं पे। बताइए तो कितना % समझा जाएगा, आप बताओ। महंगी है सब्जियां, उससे आपका बजट कितना बढ़ा है? सब्जियों पे जितना आप खर्च करते थे? सब्जियों पे हमारा तो काफी बढ़ गया। कितना? महीने में जहाँ 1500 रुपए का लगता था, 2000 रुपए से ऊपर पहुंच गया। 2-2.5 रुपए की सब्जी लग जाती महीने में। खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 27 सितंबर से 27 अक्टूबर 2022 के बीच पिछले एक महीने में बिहार के गया में टमाटर की औसत कीमत 37 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई। मुरैना में औसत कीमत 35 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 57 रुपए प्रति किलो। कोलकाता में औसत कीमत 53 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 73 रुपए प्रति किलो। मुंबई में 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 48 रुपए प्रति किलो और दिल्ली में टमाटर की औसत कीमत 50 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो गई। महंगाई को लेकर सरकार और आरबीआई की चिंता बढ़ती जा रही है। इस साल की पहली 3 तिमाही में महंगाई दर 6% के टॉलरेंस बैंड से ऊपर रही है और सितंबर महीने में महंगाई दर बढ़कर 7.41% तक पहुंच गई। अब महंगाई नियंत्रित करने में आ रही चुनौतियों की समीक्षा के लिए आरबीआई गवर्नर ने 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई है।
आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45ZN में यह कानूनी प्रावधान है कि आरबीआई अगर महंगाई दर को 6% के नीचे नहीं रख पाती है तो उसे सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी। महंगाई पर अपनी रिपोर्ट में आरबीआई को सरकार को यह बताना होगा कि क्यों कोशिशों के बावजूद इस साल की पहली 3 तिमाही में महंगाई दर 6% के ऊपर रही है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आने वाले महीनों में आरबीआई और क्या नए कदम उठाने वाली है और कब तक आरबीआई महंगाई दर को 6% के नीचे लाने के टारगेट को पूरा कर सकेगी। अब देखना अहम होगा कि 3 नवंबर को आरबीआई महंगाई नियंत्रित करने के लिए सरकार के सामने क्या नया रोड मैप पेश करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के बोरीवली में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसकी चपेट में 4 से 5 वाहन आ गए और ये हादसा बोरीवली के वजीरा नाके इलाके में हुआ है। और यहां पर गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। बेंगलुरु शहर को बसाने वाले केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति हवाई अड्डे के पास लगाई गई है और 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ब्रॉन्ज की इस मूर्ति को भी राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। बेंगलुरु शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट की ब्रोंज की मूर्ति, इसमें 100 टन कांसा है और ढांचा 120 टन स्टील का है। इस पर 64 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। इसे जाने माने शिल्पकार राम सुतार ने डिजाइन किया है। ऑलरेडी द इंस्टॉलेशन इज बीइंग डन। मूर्ति स्थापित कर दी गई है। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री मूर्ति का अनावरण करेंगे। उन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई थी। इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखा गया है। He'll be the most appropriate person and he's coming and inaugurating the statue of prosperity. 64 करोड़ रुपए की लागत से बनी मूर्ति के आसपास लैंडस्केपिंग में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का ये दिखेगा। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी केम्पेगौड़ा की मूर्ति बेंगलुरु हवाई अड्डे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक है और गौड़ा यानी वक्कलिगा की आबादी लिंगायतों के बाद सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए इस मूर्ति के आसपास की जमीन तैयार करने के लिए राज्य के सभी गांवों से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है। गाड़ियों का काफिला आपको कर्नाटक के गांवों में कहीं भी दिख जाएगा, मानो मूर्ति के बहाने पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरोने की बीजेपी की कोशिश हो। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति केम्पेगौड़ा को समर्पित है, जो यह साबित करता है कि भले ही इन्होंने सदियों पहले बेंगलुरु शहर को बसाया हो, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के दिलों पर केम्पेगौड़ा राज करते हैं और वो सही मायने में नायक है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एलॉन मस्क के ट्विटर के मालिक बनने के तत्काल बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और वित्तीय अधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी कंपनी से बाहर हो गए हैं। कल ही एलॉन मस्क ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। उनके हाथ में सिंक देखकर वहां पर सब हैरान हुए थे। मस्क ने ट्विटर पर खुद को चीफ ट्वीट लिखकर अपनी नई पहचान भी बताई थी। रुबीना मोंगिया की रिपोर्ट आप देखिए। एलॉन मस्क के पहले ही दिन दफ्तर पहुंचने के बाद मारकाट मच गई। सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सहगल, लीगल और पॉलिसी हेड विजय गड्ढे से फौरन बोरिया बिस्तर समेटने के लिए कह दिया गया। ट्विटर और मस्क के बीच उतार चढ़ाव का यह दौर चलता रहा। बोर्ड में जगह का प्रस्ताव ठुकराने से लेकर $54.2 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी को अपने हाथ में लेने की योजना के ऐलान तक। मस्क ने फर्जी अकाउंट्स को लेकर सवाल उठाते हुए $44 बिलियन की डील से पीछे हटने की कोशिश की। बाद में डेलावेयर कोर्ट में मामले के बाद मस्क सौदे के लिए तैयार हो गए। अब मस्क ट्विटर के सीईओ बन सकते हैं। मस्क ने विज्ञापनदाताओं के लिए एक बयान जारी करके कहा कि उनका मकसद मानवता की सेवा करना है और पैसा उनके लिए कुछ नहीं है।
ट्विटर में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो ट्विटर को दुनिया का सबसे सम्मानजनक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। मस्क की लंबी अवधि की योजनाओं में एक सुपर ऐप भी है जो चीन के वीचैट की तरह रहेगा। सभी तरह के संदेशों, सेवाओं और भुगतान के लिए एक ही ऐप का इस्तेमाल हो सकेगा। दिल्ली से रुबीना मोंगिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।